अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर फाइन। और हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज हम फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कवर करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बात बोलूँगी कि पहले आप पिछली वीडियो जो है वो जाकर देखें, जिसके अंदर हमने इंट्रो और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे मूव करिएगा। तो कल हमने 8th टाइप तक पढ़ लिया था, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज हम 9th टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम है हार्मिशियन मैट्रिक्स। क्या नाम है? हार्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, तो हार्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? हार्मिशियन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम पहले कॉन्जुगेट लें और फिर हम उसका ट्रांसपोज लें। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम पहले कॉन्जुगेट लें और फिर हम उसका ट्रांसपोज लें, और वो किसके इक्वल है? ओरिजिनल मैट्रिक्स के। किसके इक्वल है? ओरिजिनल मैट्रिक्स के। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका पहले हम कॉन्जुगेट लें और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें और उसका आंसर जो है वो ओरिजिनल ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आए, तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब हार्मिशियन का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को कंसीडर करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंसीडर करते हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ करते हैं। सही है? तो ये था हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमारे पास एक मैट्रिक्स था एक्स मैट्रिक्स का नाम है। इसके अंदर हमने एलिमेंट्स पुट किए ए, पी प्लस क्यू आई, पी माइनस क्यू आई, बी। ओके, अब हमने कंडीशन के मुताबिक, अगर एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि यहाँ पे हार्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं, तो हमने कैसे बताना है कि पहले इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें पहले इसका मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इमेजनरी टर्म्स, मतलब इमेजनरी टर्म्स का साइन चेंज कर देना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट। ये हमने पहले पढ़ लिया है मैट्रिक क्लास में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है? इमेजनरी टर्म्स का साइन चेंज करना। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है? कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे इमेजनरी टर्म्स, मतलब ये जो आई लिखा हुआ है, इनका हमने साइन चेंज करना है। पहले ए है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई इमेजनरी टर्म नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इमेजनरी टर्म था, यहाँ पे हमने पी प्लस क्यू आई से पी माइनस क्यू आई कर दिया एंड देन फिर हम दूसरे पे आए, इसमें पी माइनस क्यू आई था, यहाँ पे पी प्लस क्यू आई कर दिया क्योंकि ये भी इमेजनरी टर्म है एंड बी एज इट इज़ उतार दिया। अब हमने नेक्स्ट जो थी वो कंडीशन क्या थी कि हमने इसका क्या करना है कि ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज लेने के लिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कि रॉ को कॉलम में चेंज करते हैं। रॉ को, ये जो रॉ है इसको हमने किस में चेंज कर दिया? कॉलम में। ये जो रॉ नज़र आ रही है आपको, ये जो रॉ नज़र आ रही है, ये वाली रॉ, इसको हमने किस में चेंज कर दिया? कॉलम में। और ये जो सेकेंड रॉ थी इसको हमने किस में चेंज कर दिया? सेकंड कॉलम में। अब देखें, अब आप कंडीशन देखें कि ये वाला जो मैट्रिक्स का आंसर आया, क्या ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, इसके आंसर के इक्वल है या नहीं, बराबर है या नहीं? बराबर है, तो इसका मतलब है कि कंडीशन फुलफिल होती है और ये कौन सा मैट्रिक्स है? हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो हार्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सही है? उसके बाद हमारे पास आता है स्क्यू हार्मिशियन। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम कॉन्जुगेट लें और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें और इक्वल क्या आए? नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में स्क्यू हार्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ नेगेटिव ऑफ आ जाता था, नेगेटिव आ जाता था। अगर हम नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो वो स्क्यू बन जाता था। तो आपको इसके नाम से भी आइडिया हो गया होगा कि हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन बीच में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास स्क्यू हार्मिशियन बन जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसकी एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो हमने कंसीडर करी एक मैट्रिक्स, ये हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया। अब उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या बोलती है कि पहले इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि हमें सिंपल इसके साइन चेंज कर देना है, इमेजनरी साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे हमने सिर्फ साइन चेंज कर दिए इमेजनरी टर्म्स के। यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया, -2 आयोटा, -9 आयोटा, सबके साइन चेंज कर दिए, तो हमारे पास ये क्या आ गया? कॉन्जुगेट ले लिया। अब देन हमें क्या करना है? इसका हमें क्या लेना है? यहाँ पे कंडीशन पे देखें, पहले हमने क्या लिया? कॉन्जुगेट। अब हमें क्या लेना है? ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज लेने के क्या करते हैं कि ये जो रॉ है इसको हम क्या कर देंगे? कॉलम। ये रॉ थी, हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरीके से जो सेकंड रॉ है इसको हमने किस में चेंज कर दिया? सेकंड कॉलम में। थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में, फोर्थ रॉ को फोर्थ कॉलम में। तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रांसपोज निकल आया ये पार्ट। अब हमने कंडीशन चेक करनी है। अब हमने देखना है क्या हमारा आंसर ओरिजिनल ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आ रहा है या नहीं।
ओरिजिनल ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आना चाहिए, नेगेटिव माइनस साइन कॉमन करके। ओके, अच्छा अब इसके अंदर हमने देखना है कि अभी हमारा आंसर इक्वल्स नहीं आ रहा, तो अगर हम माइनस, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा ये था इसके अंदर, और इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। अगर हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो हमारा आंसर वही बन जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लिया। जैसे ही हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कंडीशन अब ट्रू हो गई है स्क्यू हार्मिशन के लिए। ओके, स्क्यू हार्मिशन का मतलब क्या था कि पहले हमें कॉन्जुगेट लेना था, फिर उसका ट्रांसपोज लेना था, और अगर वो इक्वल्स आए किसके, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो ये तो हमारे पास बात हो गई किसकी, हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की। अच्छा, अब इसकी जो है ना, ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है ना, मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स की दो मेजर टाइप्स हैं, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम अभी तक ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है ना वो 4 टाइप्स रहती हैं। कौन कौन सी, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड निल पोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन ये मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे इसके क्वेश्चन जो है ना वो एक्सरसाइज में आएंगे, तो वहाँ पे ये बेटर एक्सप्लेन हो पाएगा। तो इसलिए मैंने अभी के लिए इनको छोड़ दिया है, ये आगे आपको खुद ही समझ आ जाएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन पे मूव कराऊंगी। अब हम अपनी दूसरी टाइप के तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का काम खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जब मैंने आपको बताया था तो आपको याद होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रॉज और कॉलम इक्वल हो, मतलब रॉज और कॉलम इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं कि जब हमारे पास रॉज और कॉलम इक्वल्स ना हो, मतलब इनके ऑर्डर बराबर ना हो, तो उसके हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो है हमें क्या करना है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल लिया, अब इसका हमें क्या करना है, चेक करना है कि रॉज और कॉलम इक्वल है या नहीं। सही है, तो रॉज चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसकी कितनी रॉज है, 1 और 2, मतलब इसकी 2 रॉज है, और कॉलम्स कितने हैं इसके, 1 2 3, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स। अब 2 और 3 ये बराबर हैं नहीं, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी कंडीशन फुलफिल हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। कौन सी कंडीशन फिल हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। कौन सी कंडीशन फुलफिल हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन फुलफिल हो गई। अब जो है हमारे पास जो है वो अगला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप्स आती हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हमारे पास जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। यहाँ पर हमने क्या बात करी कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसीडर की थी, और हमने देखा कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल्स नहीं आ रहे, रॉज एंड कॉलम बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये रॉज और कॉलम इक्वल आ जाते तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब फर्दर हम इसकी 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली टाइप जो है वो है रॉ मैट्रिक्स। पहली टाइप क्या है, रॉ मैट्रिक्स। अच्छा, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम, एक ही रॉ हो, सॉरी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रॉ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मैट्रिक्स। अब देखें, ये वाली हमने एक एग्जांपल कंसीडर की, इस एग्जांपल के अंदर इसमें एक ही रॉ है, 1 2 3, ये एक ही रॉ किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट को, तो ये एक ही रॉ है, तो ऐसा मैट्रिक्स का कहलाता है रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रॉ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मैट्रिक्स। अब अगली मैट्रिक्स, अगली टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, अब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, इसके अंदर आप चेक करें सिर्फ एक ही कॉलम है, कॉलम वर्टिकल पार्ट को बोलते हैं, ये एक ही कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या कंडीशन फुलफिल होगी, कॉलम मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सिर्फ 2 ही टाइप्स यूजुअली यूज़ होती हैं, और आपकी बुक में भी यही 2 यूज़ हुई हैं, एक रॉ मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स। तो बस लंबी बात जो थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर थी। सही है, तो यहाँ पर ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट ख़त्म होता है। ये मैंने आपको सारी टाइप्स और इंट्रोडक्शन में सब समझा दिया। अब जो है वो अगला काम हमारा आता है एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम यहाँ पे मैं आपको बुक पे दिखा देती हूँ, स्पेसिफाई द ईच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। सही है, अब क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए
यहाँ पे पहला पार्ट हमें शो कर रहा है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी टाइप है। सही, अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि यहाँ पर सारी कंडीशंस को पहले देखना है। सही है, अब पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये कौन सी टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होती है कि रॉ और कॉलम इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर आप देख लें 1 2 3 और 1 2 3, तो इसका मतलब है ये रॉज और कॉलम्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स की हमें टाइप बतानी है, हमें ये नहीं बताना कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, इसमें हमें बताना है कि स्पेसिफिक है कौन सी टाइप। सही है, तो अब हमने जो है वो इसके अंदर देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, अब हमने देखना है सबसे पहले हम सोचते हैं कि सबसे पहले मैंने कौन सी टाइप पढ़ाई थी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ने क्या बोला था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों। इधर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं। हाँ, तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होते तो फिर कौन सा होता, तो फिर स्केलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है, तो इसलिए कौन सा मैट्रिक्स हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर देखें, यहाँ पर ये मैंने अभी आपको ऐसा सवाल करवाया बिल्कुल लेटेस्ट ही कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड में क्या है ये देखें, ये भी अभी मैंने आपको करवाया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रॉ हो, ये एक ही रॉ है, रॉ के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये एक ही रॉ है ना, तो इसका मतलब है कौन सा मैट्रिक्स होगा, रॉ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा, रॉ मैट्रिक्स। सही है, अब देखें, अब अगला जो है फोर्थ पार्ट वो क्या है ये। अच्छा, अब डायगोनल, स्केलर और कौन सा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कंडीशंस थी उसके अंदर हमें ये पता था कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं होते। यहाँ पे जब हमने स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स का पता चला है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट ज़ीरो है लेकिन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। तो हमें इधर से इस एग्जाम्पल को देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर ये तो समझ आ गया कि यहाँ पे ना डायगोनल की बात हो रही है, ना स्केलर की बात हो रही है, ना यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है, उनके उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो नहीं होते। तो इसके अंदर कौन सी कंडीशन आएगी, या तो ये देखें, या तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा या ये हार्मिशन और नॉट हार्मिशन होगा। ओके, तो इसके अंदर जो है वो हमने पहले हम कौन सी कंडीशन पुट करते हैं, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक वाली कंडीशन पुट करते हैं, सिमेट्रिक वाली। सही है, सिमेट्रिक वाली कंडीशन क्या थी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर जो है वो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। अब ये वाली कंडीशन हम लगा कर देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। 0 आयोटा आयोटा और 0 हमने इसके ऊपर लिया ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ में चेंज कर देता है। ये रॉ थी, हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया तो क्या आ गया, 0 आयोटा, और दूसरी रॉ को हमने कॉलम में चेंज किया तो आयोटा 0। अब आप देखें क्या ये आंसर हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या बोला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की क्या बात हो रही है कि ये देखें, यहाँ पे तो साफ साफ देख के पता चल रहा है डायगोनल, यहाँ पे देखें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं है। सही है, तो इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, यूनिट और आइडेंटिटी भी हो सकता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो क्या हो, वो सेम नहीं है। यहाँ पे सेम वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, डायगोनल में अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 1 है। स्केलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी कि सेम होने चाहिए, लेकिन अब है तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की बात है कि है तो ये सेम ही, लेकिन जो हमने तीसरी टाइप पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे बोलते हैं, जिसके अंदर तमाम डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो, 1 के। तो यहाँ पे मोस्ट जो प्रेफरेबल बोलूँगी टाइप वो कौन सी लगेगी यहाँ पर, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे बोलते थे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर है, इस तरह से यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन में
अब देखें 6 क्वेश्चन में जो है वो डायगनल एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब है ये भी इनमें से कोई भी टाइप हो सकती है। तो अब देखें यहाँ पर डायगनल मैट्रिक्स जो है, डायगनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, डायगनल मैट्रिक्स ये बोलता है कि एलिमेंट्स जो हों वो डायगनल, किसके, डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर सेम नहीं है, स्केलर में तो सेम होते हैं और यूनिट में तो 1 होते हैं। तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये सेम नहीं है, ये भी क्या है, डायगनल मैट्रिक्स। सही है। अब 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पर भी जो है वो डायगनल एलिमेंट 0 नहीं है। तो इसका मतलब है डायगनल मैट्रिक्स स्केलर यूनिट आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, डायगनल मैट्रिक्स में तो सेम होते ही नहीं है, सही है। और स्केलर में जो होते हैं स्केलर में सेम होते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी में तो 1 होते हैं। तो यूनिट और आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी ना डायगनल मैट्रिक्स हो सकता है, उनको उसमें अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है, √7 √7 √7। इसका मतलब है कौन सा मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं वो तमाम डायगनल एलिमेंट सेम होते हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पे ये बात ख़त्म होती है। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, ये 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन जो है ये हमें क्या बताता है कि यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे देखें सबसे पहले डायगनल जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। इसका मतलब है ना ये डायगनल मैट्रिक्स हो सकता है, ना ये स्केलर, ना यूनिट आइडेंटिटी, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन होगा। लेकिन इस सवाल में एक और चीज़ नोटिस करने की है कि मैंने आपको बताया था कि हार्मिशन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं। यहाँ पर -4 आयोटा, 2 आयोटा, आयोटा माइनस, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हार्मिशन या स्क्यू हार्मिशन की जो है वो कंडीशन लगेगी, सही है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले हार्मिशन की। सबसे पहले हम हार्मिशन की जो है वो लगाते हैं। हार्मिशन मैट्रिक्स क्या बोलता था, हार्मिशन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि पहले जो हमारा मैट्रिक्स है उसका हम पहले कॉन्जुगेट लें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आए, ओरिजिनल ऑफ मैट्रिक्स एक है। तो उसको हम करके देख लेते हैं। पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि कॉन्जुगेट जो है वो साइन चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल साइन चेंज कर दिया, इमेजनरी पार्ट्स का साइन चेंज कर दिया, इमेजनरी पार्ट का हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, सही है। अब हमने क्या करना है, साइन चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हमने ले लिया, ट्रांसपोज रॉ को कॉलम में चेंज कर देगा। तो हमने सिंपल क्या करना है कि इसको कॉलम में चेंज कर देना है। ये रॉ था, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, -2 आयोटा। सेकेंड रॉ को भी इसी तरीके से कर देना है, आयोटा 0 -4 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा 0 और 4 आयोटा। और थर्ड रॉ में क्या था, 2 आयोटा -4 आयोटा एंड 0। तो अब देखें कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही, मैट्रिक्स ऑफ ए ओरिजिनल मैट्रिक्स बन रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स बन रहा है, हाँ बन रहा है। इसका मतलब है कि हार्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन फुलफिल हो गई। ये कौन सा मैट्रिक्स है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। उसका मतलब है कि ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, ये हार्मिशन मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और लास्ट में क्वेश्चन है। लास्ट में क्वेश्चन ये है, लास्ट में क्वेश्चन ये वाला है। अब ना मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आप खुद करें, ये आप खुद करेंगे, आपको आइडिया होगा ये कैसे हुआ है, सही है। ये आपको होमवर्क दिया, आप मुझे ये क्वेश्चंस करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसका आंसर क्या है और आपको क्या समझ आया है, सही है। ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे इसे करके बताना है। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ की तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो या किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो तो मैं आपको आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त, मैं आपको सेंड कर दूँगी और मैं आपको समझा दूँगी, सही है। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ही काफ़ी है। आप यहाँ पे कुछ 9th पार्ट जो है वो ख़ुद से प्रैक्टिस करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ। तो बस इस वीडियो में इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।